हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 12 के फिजिक्स में सबसे पहले बात होती है सिलेबस की। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है क्लास 12 का। सिलेबस में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सा यूनिट पढ़ना है, सबसे पहले इसकी जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग कोर्स को आगे पढ़ाएंगे। और यहाँ पर आपको सारा मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में। क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स वर्क को डिज़ाइन किया गया है खास आपके लिए, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। हम लोग को जो पढ़ाने का तरीका है, यहाँ पर हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, मेथड क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। चैप्टर में जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उसको पहले हम लोग देखेंगे, क्या क्या टॉपिक उसमें पढ़ना है। चैप्टर के अंदर हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा आपका एग्जामिनेशन में आएगा, कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक आउट कराते जाएंगे, आप उसको अपने नोट्स में कंप्लीट करते जाएंगे। कौन सा टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ जब नोट्स हम लोग देखेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है और वो कितने मार्क्स का आया है। आपने 11th क्लास का एग्जामिनेशन अभी दिया है तुरंत, आपने देखा होगा कि आपके एग्जामिनेशन में केवल MCQ क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना था। बट क्लास 12 में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है 11th क्लास की तुलना में। 11th में जहाँ आपने MCQ दिया, आप वहीं क्लास 12 में आपको MCQ तो रहेगा ही रहेगा, पहला। दूसरा है वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपको 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस। MCQ आप जानते हैं 4 ऑप्शन रहता है, एक सही रहता है, टिक आउट करना पड़ता है। ये 1 मार्क्स का रहेगा। तीसरा में आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये होगा 3 मार्क्स का। इसमें थोड़ा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, कोई छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करना होगा, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लास्ट जो आपका है पैटर्न में वो है लॉन्ग क्वेश्चन। ये है 5 मार्क्स का। इस बार 2024 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ अभी कुछ दिन पहले क्लास 12 का, उसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था पूरा कंप्लीट फिजिक्स में। फिजिक्स का जो पेपर होता है 2 तरह का, एक है थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल। थ्योरी जो होगा वो 70 मार्क्स का है और जो थ्योरी है वो है 30 मार्क्स। तो 70 और 30 बच्चों कितना हो गया, 100 मार्क्स का पूरा फिजिक्स का पेपर आपका रहेगा। डिवाइड कर दिया गया, थ्योरी से 70 नंबर और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। आपको इसमें अलग अलग पास करना है, ये आप बहुत ध्यान देंगे। 70 जो मार्क्स का पेपर आएगा उसमें आपको अलग पास करना है, और प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम आपका स्कूल या कॉलेज में होगा उसमें आपको अलग पास करना है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे सिर्फ थ्योरी पोर्शन की, थ्योरी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज पहला क्लास है, आप पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर को देखेंगे, उसमें जो जो टॉपिक पढ़ना है उसको 1 बाय 1 आपको बताया जाएगा, उसका नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जब फिनिश हो जाएगा चैप्टर, तब हम लोग उसमें
इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला एक जगह हम आपको लिखा देंगे, एक जगह नोट करवा देंगे, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा होगी, क्योंकि आपको सारा फार्मूला देखने के लिए पूरा पेज नहीं पलटना पड़ेगा, एक जगह सब फार्मूला आपको मिल जाएगा। इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगी, एमसीक्यू में काम करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, पी वाई क्यू। पी वाई क्यू का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, किस साल कौन सा क्वेश्चन आया वो हम लोग देख लेंगे। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में सारा चैप्टर का क्वेश्चन एक साथ रहता है, मिक्सअप होता है, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर आपको क्या सुविधा मिलेगी, आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद जो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं उसको हम वन बाय वन सॉल्व करवाएंगे आपसे, सारा डिटेल बताएंगे। और लास्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू, जो चैप्टर का जितना एमसीक्यू होगा हम वहाँ पर आपको कंप्लीट कराते जाएंगे। असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, आप एमसीक्यू कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर पूरा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखेंगे कि फिजिक्स में क्लास 12 में कौन कौन सा यूनिट हम लोगों को पढ़ना है, डिस्कस करना है। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नेम। पहला, टोटल हम लोग को पढ़ना है 9 यूनिट, टोटल हम लोग कवर करेंगे 9 यूनिट्स। पहले 10 यूनिट था, एक यूनिट को रिमूव कर दिया गया है, वो नेसेसरी नहीं है। अब हम लोग को एग्जामिनेशन में जो फाइनल क्वेश्चन आता है वो सिर्फ 9 यूनिट से आता है। तो हम लोग 9 यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो यूनिट है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप एक बात गौर करेंगे, जो आप 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ चुके हैं बस उसी को हम लोग यहाँ पर रिपीट करते हैं 12th क्लास में। जैसे आप लोगों ने अभी देखा, एक साल आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में आपने जो स्कूल में फिजिक्स सीखा होगा, जो पढ़ा होगा, वही सब सारा टॉपिक 11th क्लास में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने 11th क्लास में पढ़ा है मोशन, गति के बारे में, तो ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन भी आप कंप्लीट कर चुके हैं 9th क्लास में। इस तरह से जो चैप्टर्स 9th में आप स्कूल में पढ़े हैं वही सब आपको 11th में यहाँ पर रिपीट किया गया। तो ठीक उसी तरह से जो 10th क्लास में चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं साइंस में, उसी को हम लोग यहाँ पर 12th क्लास में रिपीट करेंगे। ओके, पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा यूनिट है, इसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत और इसको बोलते हैं विद्युत धारा। करंट आप लोग पढ़ चुके हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो वही करंट के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तीसरा यूनिट, थर्ड यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
एंड मैग्नेटिज्म। थर्ड यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग को चुंबक के बारे में पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये तीनों यूनिट बड़े यूनिट हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको पूछा जाएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन, फाइनल में आपसे पूछा जाएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी पूछा जाएगा 7 मार्क्स का। थर्ड यूनिट है मैग्नेटिज्म, इससे पूछा जाता है 8 मार्क्स का क्वेश्चंस। थोड़ा मार्क्स इधर उधर वैरी करता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स आगे पीछे होता है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि ये सब तीनों यूनिट बड़े यूनिट हैं, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर जो यूनिट है इसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EMI, EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AC। करंट दो तरह का होता है, एक AC और एक DC, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो हम लोग को इस फोर्थ यूनिट में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। इस यूनिट से भी आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 यूनिट यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, और कितने यूनिट बचे टोटल, मैंने आपको कितना बताया था 9, तो 4 हमने यहाँ देख लिया, अब बचे और 5। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा यूनिट, इसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरे क्लास 12 का सबसे छोटा यूनिट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही छोटा है, बस इसको 3 या 4 क्लास में हम लोग फिनिश कर देंगे। बहुत ही अच्छा यूनिट है, बहुत ही छोटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर में, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट और सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला। इससे लगभग आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी तक हम लोग कितना देखे थे, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, अभी यहाँ कितना आया 15 मार्क्स। तो आप इसके मार्क्स से ही इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऑप्टिक्स से पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कवर किया जाता है। ऑप्टिक्स का 2 पार्ट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरे को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है और इससे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। 4 मार्क्स।
ये भी छोटा सा यूनिट है। और ये डुअल नेचर, ये आप चैप्टर 11th क्लास के केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे, बस उसी को हम लोग यहाँ पर रिपीट करेंगे। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं क्लास 12 के साइंस में कि वही टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और वही टॉपिक आपको फिजिक्स में ही पढ़ना है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बात है। आप एक जगह पढ़ेंगे, आंसर तो सेम रहेगा, आप दोनों जगह उसको लिख सकते हैं, फिजिक्स में भी और साथ साथ केमिस्ट्री में भी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सेम है, आप कहीं भी उसको लिखेंगे, मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। 7 नंबर हो गया। 8, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इससे भी 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 4 या 5 नंबर, ये भी एग्जाम में आएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। जस्ट अभी आपने थोड़े दिन पहले एग्जाम दिया क्लास 11th का, उसमें आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोग एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, एटम्स कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या प्रॉपर्टी है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट यूनिट है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ये भी बड़ा यूनिट है, सबसे लास्ट यूनिट यही है क्लास 12 का, सेमीकंडक्टर। तो आप लोगों ने देख लिया कि सारा यूनिट कौन कौन सा है। अब हम लोग पहला यूनिट को आज यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट का नाम अभी मैंने आपके सामने लिखा था, क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए, फिजिक्स में क्या है, अगर आप मीनिंग समझ जाते हैं तो आपको बहुत ही सुविधा होगी कि वो वर्ड आपसे क्या कहना चाहता है, उसका क्या मीनिंग निकलता है, हमको उसका डिटेल्स उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को ब्रेक करते हैं तो ये बनता है दो वर्ड से। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब ये इंडिकेट करता है चार्ज को। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक तरह का चार्ज है। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जैसे आप जानते हैं फिजिक्स में कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका दो पोजीशन होता है, या तो वो रेस्ट में रहेंगे या तो फिर मोशन में रहेंगे। रेस्ट का मतलब रुका हुआ, और मोशन मतलब जो गति में है, जिसका पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन। और जिसका पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट। जैसे अभी आप मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, आपका पोजीशन वहीं का वहीं बना हुआ है, आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ पर हैं? आप रेस्ट में हैं। जैसे क्लास ओवर होगा, आप जाने लगेंगे, तो आपका पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आप किस में आ जाएंगे? मोशन में। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट।
और यही मीनिंग निकल कर आया किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है चार्ज के बारे में। चार्ज का मतलब आवेश, और वो चार्ज कहाँ रहेगा? रेस्ट में रहेगा। देखिए, अभी जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया गया है। पहला जो चैप्टर है उसमें चार्ज रेस्ट में रहेगा तो बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए, यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो वो बना देता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो सेकेंड यूनिट था उसका नाम क्या था? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या बिहेवियर है चार्ज का, उन सब के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और यही चार्ज जब मोशन में चला जाएगा तो हम लोग उसके जब प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अंतर समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन, देख रहे पा रहे हैं आप यहाँ पर? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट। फिजिक्स का बहुत सारा ब्रांच होता है। जैसे अगर हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वो अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, अगर हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं तो वो अलग ब्रांच होता है। तो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं अबाउट, किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, फील्ड के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज कहाँ रहता है? रेस्ट में रहता है। और जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो किस तरह का वो फोर्स लगाता है, किस तरह का फील्ड बनाता है, और उसका क्या पोटेंशियल होता है, इन सब के बारे में हम लोग जिस फिजिक्स के ब्रांच में पढ़ाई करते हैं उसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और ये काफ़ी बड़ा यूनिट है, हम लोग अभी चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बड़े यूनिट को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए, यूनिट बोलते हैं पूरे इकाई को, पूरे बड़े वाले पोर्शन को, और उस बड़े यूनिट में छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस बड़े यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले है, इसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स पहला भाग, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा भाग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीसरा भाग, और लास्ट में है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। एप्लीकेशन का मतलब होता है बच्चों क्या यूज है चार्ज का, क्या यूज है जब वो रेस्ट अवस्था में रहेगा। ठीक है, इन 4 को हमको 1 बाय 1 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मिल जाएगा, इसलिए आप उसको नोट करने का टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट होकर फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, फील लाने की कोशिश कीजिए। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर रटेंगे तो ठीक है, आपको कुछ समय के लिए याद रहेगा, लेकिन आपको रटना नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, यहाँ पर आपको फिजिक्स रटाया नहीं बल्कि समझाया जाएगा, और आपको इसको फील करके समझना है ताकि आप इसको हमेशा याद रखें, कभी भूलें नहीं। सबसे पहले पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। ठीक है, तो बात आती है कि आखिर चार्ज क्या है। पहला वर्ड हम लोग को सामने आ रहा है चार्ज, और चार्ज का हिंदी क्या होता है आप सब जानते हैं। चार्ज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज 2 तरह के होते हैं, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, एक प्लस एक माइनस। जैसे बैटरी आप लोगों ने देखा होगा, तो बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस। वही है चार्ज। अब चार्ज को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब पदार्थ। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का, बाय विच इट काउजेज फोर्स, जिसके कारण ये क्या करता है? फोर्स लगाता है। काउजेज फोर्स व्हेन प्लेस्ड, रखा जाता है कहाँ? नियर द अनदर मटेरियल, जहाँ पर दूसरे मटेरियल के बगल में इसको रखा जाता है तो ये क्या करता है? फोर्स लगाता है। कहने का मतलब चार्ज
किसी भी मटेरियल का, मान लीजिए मटेरियल है तो इसका एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या करता है, फोर्स लगाता है। आपको याद रखना है, चार्ज का बस एक काम है, फोर्स लगाना। जैसे हम लोग, हमारा काम क्या है, हम क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं। जैसे क्लास में बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं। अगर आप चलिएगा, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो भी आप बात करेंगे। तो किससे बात करेंगे, अपने जैसे किसी दूसरे आदमी से, किसी दूसरे इंसान से। तो चार्ज भी क्या करता है, फोर्स लगाता है। चार्ज बातचीत नहीं करता, चार्ज का सिर्फ एक काम है, आप याद रखेंगे, फोर्स लगाना। और वो फोर्स किस पर लगाता है, किसी दूसरे मटेरियल पर। कब लगाता है, जब उसको बहुत ही नज़दीक रखा जाता है, तब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग चार्ज। और चार्ज देखिए दो तरह का होता है, अभी हम लोग आपको बताया था। एक पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस क्यू से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग माइनस क्यू से इंडिकेट करते हैं। क्यू चार्ज का सिंबल हो गया, प्लस उसका नेचर बता रहा है, और माइनस यहाँ उसका नेचर को इंडिकेट कर रहा है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग एटम के बारे में समझते हैं, ताकि चार्ज का ओरिजिन हमको समझ में आ सके। एटम आप लोग जानते हैं, एटम का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, ये बीच का जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक, नाभिक भी बोलते हैं। और ये जो ऐसे गोल गोल राउंड बना हुआ है, ये है ऑर्बिट, या इसको सेल भी बोलते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ई का पावर माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसे राउंड राउंड मूव करता है। और इस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P प्लस लिखा गया है, और न्यूट्रॉन को N0 होगा, यहाँ पर गलत है थोड़ा सा, न्यूट्रॉन को हम लोग N0 से इंडिकेट करते हैं। N0 का मतलब क्या हो गया, N0 का मतलब उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ जो डेफिनेशंस वगैरह आप देख रहे हैं, जब आपको इसका नोट्स दिया जाएगा तो उसमें हिंदी में भी डेफिनेशन लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। आपको जिसमें सुविधा हो आप समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। बट बेसिकली हम लोग देखते हैं क्लास 12 में सब जगह इंग्लिश में ही मटेरियल अवेलेबल होते हैं, आंसर भी आपको इंग्लिश में लिखना है। आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हम लोग हिंदी में भी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। अब देखिए, एटम में तीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूट्रॉन, इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं पाया जाता, ये होता है न्यूट्रल। अब ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो गया कंप्लीट। एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग एटम। तो आपको लिखना है तीन, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे कि बताइए न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, फिगर में आपने देखा न्यूक्लियस में केवल दो पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटम्स में पाए जाने वाले पार्टिकल्स बताएं, तो ये आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन पार्टिकल पाए जाते हैं। और अगर आपसे न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको उसमें लिखना है दो पार्टिकल, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ओके, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरे द्वारा दिया जाएगा। जितने भी मटेरियल हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे ये पेन देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, कॉपी है, आपका पेन है, जो भी मटेरियल, जो भी पदार्थ हम अपने आसपास देखते हैं, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। और छोटे छोटे पार्टिकल्स किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से बने होते हैं। एक मटेरियल मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम से बना होता है। और ईच एटम कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके कारण, प्रोटॉन के कारण। और नेगेटिव चार्ज होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी एटम में 5 प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे।
मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे उतने नंबर में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। दोनों की संख्या इक्वल होती है। अब उससे इक्वल होने से हुआ क्या, प्लस क्यू बरा प्लस माइनस क्यू, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0। मान लीजिए आपको मैंने कहा कि +5 और -5 को ऐड करो, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर 0 ना आ जाएगा। अगर बोलेंगे +10 -10 को ऐड कीजिए, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, नेट चार्ज ऑन एटम इज इक्वल टू 0। मतलब एटम में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, और इस कारण से हम लोग किसी एटम को बोलते हैं न्यूट्रल। एटम में कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब सवाल ये आया कि अब चार्ज होता ही नहीं है, तो ये दो चार्ज जो हम बताएं अभी आपको, कौन कौन सा बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव अब चार्ज आया कहाँ से। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया भाई। देखिए, द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ये जो चार्ज आ रहा है ये आता कैसे है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह होता है तो चार्ज आता है। हम लोग क्या बोलेंगे, द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जो एटम इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी दूसरे एटम के द्वारा, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गई, तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब कि दे दिया, वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो एटम दिया वो पॉजिटिव और जो ले लिया वो नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज का सिंबल क्या है, स्मॉल क्यू से लिखते हैं या कैपिटल क्यू से। इसका जो नेचर होता है वो स्केलर होता है। आप पढ़े हैं 11th क्लास में स्केलर एंड वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका, स्केलर और वेक्टर, सदिश और अदिश। स्केलर किसको बोलते हैं आपको याद होगा, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, उसमें डायरेक्शन नहीं पाया जाता, उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। तो चार्ज भी कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। यूनिट क्या है, यूनिट्स का कूलम्ब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा गया कि बताइए चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। देखिए ऐसा यूनिट लिखा हुआ कूलम। सीजीएस यूनिट, आप लोग यूनिट और डायमेंशन जब पिछले क्लास में पढ़े थे तो वहाँ पर आप देखे होंगे सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, सीजीएस यूनिट। इसमें चार्ज का सीजीएस यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं स्टैट कूलम। बहुत बार पूछा गया है, एमसीक्यू लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूलम और दूसरा हो गया स्टैट कूलम, ये बहुत बार आता है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में हम लोग जानकारी देख लिए कि क्या उसका यूनिट है और क्या उसका डायमेंशन है। डायमेंशन उसका आगे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है,